तो मैं बात कर रहा था आपसे कि आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड जितनी टर्म्स थी वो हमने सारी पढ़ रखी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। फिर इसके बाद कंडीशन आती है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हमने निकालना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक थ्योरी आई थी, थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। ये थ्योरी कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है दो कंडीशन में। एक तो एनर्जी कंसिडरेशन, ध्यान से सुन लीजिए, एनर्जी को कंसिडर करके। फर्स्ट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। देखो ये ध्यान रख लेना, ये जो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं यहां से ग्राफ बहुत पूछा जाता है, कई बार आ चुका है पेपर में। मतलब चाहे तो नीट की बात करो या जेई की करो तो ग्राफ आ सकता है, तो स्पेशली इस पे फोकस करना है, ग्राफ को समझना है। क्या है देखो, ये क्या कहता है, ये एनर्जी कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ना उनमें अट्रैक्शन होता है ना ही उनमें रिपल्सन होता है। ध्यान से सुनो, जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां, ये ए ये बी, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो ना ही इनमें अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्सन। लेकिन जैसे ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन डेवलप हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम आती है, अट्रैक्शन कहां से आए, तो अट्रैक्शन कहां होता है इसमें, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस होता है फर्स्ट एटम का, तो इलेक्ट्रॉन होता है सेकेंड एटम, यानी कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे अगर न्यूक्लियस दूसरे एटम का तो इलेक्ट्रॉन होगा पहले एटम का, यानी कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब अट्रैक्शन का है, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, इनमें तो होता है अट्रैक्शन। अब दूसरी कंडीशन, अब यहां आता है, मैंने बताया कि अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों आते हैं। अब मान लीजिए यहां है रिपल्सन, क्या है रिपल्सन। रिपल्सन कहां से, रिपल्सन हमेशा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन बी का, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और न्यूक्लियस न्यूक्लियस को करेगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ए का और न्यूक्लियस बी का, तो ये रिपल्सन। तो यानी कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आना शुरू कर रहे हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी है रिपल्सन भी। अब प्रॉब्लम आती है, इन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल नहीं होते। मान लीजिए अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या करेगा, उन्हें पास लाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे और पास आते जाएंगे और फाइनली ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जब अट्रैक्शन ग्रेटर होगा रिपल्सन से, अगर अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन, अगर अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे, आते आते फाइनली जुड़ जाएंगे। अरे बस, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, बॉन्ड फॉर्मेशन को हम एनर्जी की फॉर्म में दिखाएं, ग्राफिकल दिखाएं, तो हमें ग्राफ ही सीखना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको जो पेपर में आएगा वो इसका ग्राफ आएगा, तो इसकी ग्राफ की आपको अच्छी नॉलेज हो, वहां कोई भी वो अल्फाबेट वगैरह यूज कर सकते हैं, तो वो हमें पता क्या ग्राफ आएगा। उस ग्राफ को अगर हम यहां समझे, जरा ध्यान देना सभी बच्चे, तो कंडीशन ये आएगी। देखो हम यहां क्या करते हैं, हम ग्राफ दो चीज के बीच में बनाते हैं, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। याद रखना ये क्या है इधर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब जानते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। और जब हम
पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, यहां हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलते हैं। यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव, यह 0 है ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब हुआ क्या, जैसे दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, इट मींस एनर्जी 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस यहां है, यहां एनर्जी 0 होती है। जब दोनों एटम, क्योंकि यहां से डिस्टेंस बढ़ रही तो मैक्सिमम कहां होंगी, लास्ट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एनर्जी कितनी मानी हमने इनकी, 0। तो यहां तो इनकी एनर्जी हम लेके चलते हैं 0, समझ में आ गया। अब जैसे ही एटम पास आएंगे तो बीच की डिस्टेंस कम होगी। अब क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन में हमेशा याद रखनी है एनर्जी रिलीज होती, तो जैसे ही वो हम डिस्टेंस कम करते जाएंगे अट्रैक्शन आएगा, एनर्जी घटती जाएगी। एनर्जी घटने का मतलब नीचे को जाएगा, ये लॉस करता जाएगा। और इस प्रोसेस में ये लॉस करते करते एक टाइम मैक्सिमम अट्रैक्शन में आएगा, उस टाइम पर मिनिमम एनर्जी, और यहां बॉन्ड बन जाए। अब अगर आप उससे ज्यादा पास लाओगे तो आपको पता है दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी। अब तक तो अट्रैक्शन ज्यादा था तो वे पास आते चलेंगे, अब यहां आकर अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल हो जाते, यानी कि मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखना, और मिनिमम रिपल्सन, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है इस स्टेज में। अब अगर आप उससे और ज्यादा पास लाओगे तो अब किसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, रिपल्सन, और रिपल्सन से इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी और ये ग्राफ ऐसे जाने लगेगा। तो अब आपसे ये पूछते हैं कि ये बताइए कि इस ग्राफ में, जरा ध्यान देना, आपसे ये पूछते हैं कि ये जो हमने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में बॉन्ड कहां है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी कहां है, वो आपसे पूछे जाए। इसमें आपसे ये पूछे जाएगी बॉन्ड एनर्जी कहां है, तो जरा ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी यहां से यहां तक की जितनी भी एनर्जी है ये बॉन्ड एनर्जी क्या, ये ध्यान, यहां एक्स वाई लिख के चलेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो ग्राफ नीचे जाएगा, याद रखना। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, कहा, यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ये ध्यान। तो ये ग्राफ कब आता है, इन केस ऑफ अट्रैक्शन, इन केस ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले यहां अट्रैक्शन है, अरे जितने मॉलिक्यूल आपने पढ़े हैं या आगे पढ़ोगे, तो जितने मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें सब में ऐसा ही ग्राफ होता है। जैसे मैं कहूं H2 एग्जिस्ट करता है नहीं, H2 बोलो, करता है, तो मॉलिक्यूल बनता है तो उसका ग्राफ ये। मैं आपसे कहूं CH4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उसका ग्राफ ये। तो जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं उन सबका ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि 0 से एनर्जी नीचे आएगी, जितनी एनर्जी घटती है इसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ये ध्यान। और ये जो बीच की डिस्टेंस है, जब मैक्सिमम अट्रैक्शन है इनके बीच में, यहां मैक्सिमम अट्रैक्शन है, इस जगह को, इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ। तो ये कब होगा, बोलो, जब कंडीशन आती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये है इन केस ऑफ अट्रैक्शन, या ये कह सकते हो बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी कभी बॉन्ड बनता है। अब दूसरा केस, ये ग्राफ याद रखना, फिर कह रहा हूं कभी कंफ्यूज मत होना ग्राफ से, कोई डाउट हो तो बता दो, क्योंकि इससे सिर्फ ग्राफ पूछा गया, अगर कभी भी मेंस या नीट में आइए तो ग्राफ आया इसका, इस टॉपिक से। तो इसी वजह से मैं स्पेशली ग्राफ की बात कर रहा हूं कि ग्राफ पे ज्यादा ध्यान। अब दूसरा केस आता है, सेकंड केस आता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बनता ही नहीं, तो क्यों नहीं बनता मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इस वजह से नहीं बनता, जैसे ही दो एटम एक दूसरे के पास आते, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इनके बीच में जो रिपल्सन है वो ज्यादा होता है अट्रैक्शन से। अब जब रिपल्सन अट्रैक्शन से ज्यादा है तो पास ही नहीं आएंगे, और जब वे पास ही नहीं आएंगे तो इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं। अरे बस, तो यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो मॉलिक्यूल नहीं बनता उसमें रिपल्सन ज्यादा बोलना है। जैसे आपसे भी बच्चे जानते हैं He2 क्या पढ़ा है किसी ने, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं होता। क्या आपने पढ़ा है Ne2, नहीं पढ़ा आपने। क्या आपने पढ़ा है Kr2, नहीं पढ़ा। ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि इन केस में क्या होता है,
इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है अट्रैक्शन से। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, यानी कि ये कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या ये कह सकते हैं इन केस ऑफ रिपल्सन। अगर रिपल्सन ज्यादा है, सुन लीजिए, रिपल्सन ज्यादा है, या ये कह सकते हैं नॉन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं बन पा रहा। अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो जो अभी हमने ग्राफ बनाया था, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये क्या होती है बोलो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हमें ध्यान रखना। ये बहुत सारे बच्चों को मैंने नोट किया है कि जब ये ग्राफ आता है ना उनके सामने, वो भूल जाते हैं कि हाँ हमने कोई ग्राफ भी पढ़ा। जैसे ग्राफ टीचर याद दिलाता है, कहते हैं अच्छा ये तो पता था। तो स्पेशली कह रहा हूं, इसका ग्राफ आया है जब भी प्रॉब्लम, तो एक ग्राफ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। सुनो जरा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लीजिए कहाँ है, मैक्सिमम यहाँ है। तो जब एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, अब एक दूसरे के पास आ रहे हैं और उनमें क्या ज्यादा है, रिपल्सन, तो इसका मतलब वे पास नहीं आएंगे। अब जब वे पास नहीं आएंगे तो उस पास लाने के लिए हम उसे बाहर से एनर्जी देंगे, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन आती जाएगी, तो कभी भी बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड तब बनेगा जब वो नीचे जाएगा। तो ये बॉन्ड नहीं बनता, ये ना बनने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए है, और पीछे जो था वो बनने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। तो समझ में आया वीबीटी क्या कहता है कि मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा, बस। और अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा होगा, इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, और उस रिलीज एनर्जी को हम क्या नाम देंगे बोलो, बॉन्ड एनर्जी। और उस टाइम पर जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। अब ये तो था इसका वीबीटी का पहला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था, एनर्जी कंसंट्रेशन। अब इसी ने दूसरा कॉन्सेप्ट और दिया, क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट, सुन लीजिए। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इसका इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। और जरा थोड़ा ध्यान देना, इस ओवरलैपिंग को बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग से बहुत पूछी जाती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा यहाँ, ये ध्यान रखें। इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरलैप का मतलब है जब एक एटम का कुछ पार्ट दूसरे एटम के कुछ पार्ट को कवर करे। आपको ये कवर कैसे, इसको सबसे सीधा सा समझ सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, मान लीजिए आप कहीं रोटी बनते हुए देख रहे हो, तो तवे के ऊपर किसी ने एक रोटी डाली, अब बराबर में दूसरी रोटी डाली, और ऐसे डाली कि वो कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसको कहते हैं ओवरलैप। ये बात ध्यान। ऐसे एटम, क्योंकि ये तो 2D था, एटम है 3D में, स्फीयर। तो मान लीजिए एक स्फीयर है, एक ये दूसरा स्फीयर है, कब ओवरलैप माने जाएंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका, आप पहले थोड़ा सा इमेज कीजिए और इसे कट कीजिए। इसका थोड़ा ये हिस्सा काटिए, इसका ये हिस्सा काटिए। अगर ये दोनों हिस्से हम काट दें और फिर इन्हें मिलाएं, तो फिर ये जैसे ही हम इनको मिलाएंगे ऐसे, ये हमने मिला। तो अब अगर हम इसे बीच वाले को हटा दें, तो अब हमें ऐसा लगता है जैसे इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर चला गया और इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर चला गया। तो इसको अब हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको, बोलो, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, यानी कि कुछ पार्ट कॉमन हो जाए। अब आपको ये कॉमन कैसे हो, अरे कॉमन कुछ और नहीं, अभी मैं पीछे बता रहा था आपको, बॉन्ड फॉर्मेशन में होती, नॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में तो पास ही नहीं आते एटम, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। तो जब दो एटम जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वे दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते एक टाइम अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और उस टाइम तक उनके कुछ पार्ट कॉमन हो जाते हैं, और उस कॉमन पार्ट को ओवरलैपिंग, जैसे ये कंडीशन। अब इस ओवरलैप पार्ट में ही इलेक्ट्रॉन होते, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आते। तो जो हम शेयरिंग बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एक्चुअली ओवरलैपिंग को बोलते हैं। क्योंकि देखो, थोड़ा सा अगर हम सेकंड चैप्टर का यहां यूज करें, तो सेकंड चैप्टर में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी
एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं उस जगह का नाम है ऑर्बिटल। एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो ये ऑर्बिटल। अब उसकी शेप कैसी है? जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन स्फीयर में घूम रहा है तो ऑर्बिटल स्फेरिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन डंबल शेप में घूम रहा है तो ऑर्बिटल डंबल है। मतलब जिस शेप में वो घूमेगा वो सारा एरिया उसे एक साथ अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो जो यानी कि जो भी उसकी फिगर बनेगी वो ही उसकी शेप, जिस जगह वो चलेगा बस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसका मतलब ऑर्बिटल की शेयरिंग, और ऑर्बिटल की शेयरिंग को हमने कहा ओवरलैप। तो यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। तो एक कब होता है ओवरलैपिंग? जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। अब आता है कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। तो जरा पहले तो अभी थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। तो केवल जो कि सिंगल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, सिंगल ये कह सकते हैं या सिंगल ही फील्ड ऑर्बिटल, जो भी सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वे ओवरलैप होते हैं। और उनमें क्या होता है? विद अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखो, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे और वे ओवरलैप होंगे। किसमें? ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब ओवरलैपिंग से तीन टाइप के बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड लेवल पे हम सिर्फ दो की बात करते हैं, वैसे तीन टाइप के बॉन्ड बनते हैं। देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तीन टाइप के बॉन्ड बनेंगे। कौन से? सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और तीसरा डेल्टा बॉन्ड। याद रखना। तो याद रखना हमें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तीन टाइप के बॉन्ड बनते हैं जब ये ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड किसे कहेंगे? तो देखो मेरी बात इन्हें समझा करो बहुत अच्छी तरीके। जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ध्यान से सुन लीजिए क्या हो, बोलो। एंड टू एंड ओवरलैपिंग मतलब जानते हो, बिल्कुल सामने से अगर ओवरलैपिंग होगी तो उसे सिग्मा बॉन्ड के सामने से, यानी कि मैं सीधा सा बोलूं, ओवरलैप पार्ट न्यूक्लियस के बीच में होना चाहिए। जहां भी न्यूक्लियस है उनके उनके बीच में आना चाहिए ओवरलैप पार्ट, तो उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइडवे ओवरलैपिंग होती, साइडवेज ओवरलैपिंग, अगर साइडवेज ओवरलैपिंग है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैपिंग को कहते हैं पाई बॉन्ड। और इसके बाद डेल्टा, ये ओनली इन डी ऑर्बिटल्स, ओनली इन डी ऑर्बिटल्स, केवल डी ऑर्बिटल्स में होता है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले मैं सिग्मा पाई बता दूं। इसको हम नाम तो देते नहीं कि साइडवे, इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली कवर्ड कर। कैसे कवर्ड होते हैं अभी मैं आपको बताऊं। तो पहले ये बता, सुन लीजिए भाई। तो सिग्मा बॉन्ड कब बना? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग कैसे दिखाएं? मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है और यहां दूसरा एस ऑर्बिटल, और दोनों एक दूसरे से सामने से ओवरलैप कर जाएं, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखो ओवरलैप पार्ट कहां है, बहुत ध्यान से देखना। ओवरलैप पार्ट है दोनों के बीच में। आ रही बात? एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस के ठीक बीच में ओवरलैप पार्ट, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। एसएस ऑर्बिटल, तो एस एस के साथ बनाता है सिग्मा। अगर मान लीजिए एक एस है, अब दूसरे पॉइंट, अब दूसरा हम लेते हैं पी। अब आप कहोगे पी कौन सा लें? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, पी के तीन ऑर्बिटल आपने पढ़े हैं। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। तो जरा ध्यान से सुन दो। अब इन तीनों में से कौन सा ले? तो मेरी बात सुन लीजिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको यहां से प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव, कई बार आई है। तो अब वो जिसे कहेगा वो एक्सिस, क्योंकि तीन एक्सिस है। अगर इन तीन एक्सिस को देखें तो ये इस टाइप से,
ये 3 एक्सिस, जरा ध्यान से देखो, ये इस टाइप से हैं 3 एक्सिस, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। ऐसे दूसरा आइटम की भी 3 है, अगर हम ऐसे करें, समझिए, तो इधर भी 3, ऐसे 3 एक्सिस इधर में। तो ये 2 एटम जिस एक्सिस से आएंगे तो वो प्रॉब्लम में जो लिखेगा उससे आएंगे। सारी बात, वो कहता है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाली एक्स जिसके थ्रू वे आके जुड़े, तो जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है जिसपे न्यूक्लियस आके सामने से जुड़ते। तो अगर वो कहता है जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है प्रॉब्लम में, तो क्या होगा, ये वाली जेड बनेगी, तो जेड से आके जुड़ेंगे तो जेड वाला सिग्मा बने, सामने से जुड़े। तो ये बात याद रखना। वैसे अगर कहीं लिखा है कि एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक्स वाला सिग्मा बनाए, अगर लिखा है वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो वाई वाला सिग्मा बनाएगा, और अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, अगर नहीं लिखा तो किसको माना है, जेड को। तो इसका मतलब मैं यहां, क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम तो कर नहीं रहे कि किसे, तो हम ये कौन सा, यानी कि एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, कौन सा पी लेना है, पी जेड। क्यों लिया पी जेड, फिर कह रहा हूं क्योंकि जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, तो पी जेड ऐसे हो। तो जब ये दोनों ओवरलैप होंगे, देखो, तो ये जो ओवरलैप पार्ट है ये ध्यान रखें, ये क्या होगा बोलो, सिग्मा। ऐसे ही मान लीजिए एक पी है और दूसरा पी, ये अगर ओवरलैप हो, ये भी पी जेड, ये पी जेड, ये भी सिग्मा। यानी कि जब भी कभी ओवरलैप पार्ट, फिर बोलना हूं मैं, न्यूक्लियस के बीच में आएगा। न्यूक्लियस कहां होता है, सुन लो जरा, अगर कोई भी ऑर्बिटल बनाते हो ये चीजें याद रखा करो। मान लीजिए आपने स्फीयर बनाया तो सेंटर में न्यूक्लियस है, अगर आपने डंबल बनाया तो यहां न्यूक्लियस, तो देखो ये न्यूक्लियस इनके बीच का पार्ट कहां है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप हो रहा है, तो इसको कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा किसने बनाया, एसएस बना सकता है, एसपी बना सकता है, पीपी बना सकता है। लेकिन अगर वो कोई वर्ड यूज करे, वो कहता है कि एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना लीजिए, तो बताइए सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, पीएक्स। ये ध्यान, तो वही याद रखना है, जिसको भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहे उसी से सिग्मा बॉन्ड। अब आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, जब साइड में ओवरलैपिंग होता है। साइड में ओवरलैपिंग कैसे, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, यस, और दूसरा इसके बराबर में, ध्यान देना, दूसरा इसके बराबर में, और ये साइड से जुड़े, तो इस साइड में ओवरलैपिंग को कहते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, तो जरा ध्यान देना, पाई बॉन्ड बनाएंगे सिर्फ पी और डी ऑर्बिटल, ऐसे नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, साइड से जुड़ना। भाई ये मैं आपसे कहूं, ये पी ऑर्बिटल है, पी में क्या होता है, 2 लोब होते हैं, एक ऊपर मान लो एक नीचे, यहां भी पी है, तो ये साइड से जुड़ सकते हैं। एस कैसा होता है, स्फीयर, क्या 2 स्फीयर साइड से जोड़ सकते हो, तो नहीं जोड़ सकते। तो ये याद रखना, ये पी या डी बनाए, तो ये पी पी के बीच में बना, एक पी है दूसरा पी। कौन से पी होंगे ये, पाई बॉन्ड बनाने वाले जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलग। और ये भी याद रखना है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम यही है आपकी और कुछ नहीं इस टॉपिक में, कि बताइए सिग्मा किसने बनाया, पाई किसने बनाया, तो वहां ऑप्शन होंगे, उन्हें पहचानना है। तो क्या बताया बोलो, पाई कौन बनाएंगे, पी ऑर्बिटल। कौन से पी ऑर्बिटल, जो बचे हुए, और याद रखना है सेम के साथ। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूं कि ये एक्स एक्सिस, ध्यान दो जरा, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान, ये एक्स एक्स, तो यहां भी ये एक्स है, तो एक्स एक्स ने कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा। अब जो बचे एक एक्स वाई है, एक जेड, तो याद रखना है अगर ये वाई है तो वाई वाई से ही साइड में ओवरलैपिंग करेगी, जेड जेड से करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये तो एक्स है, अब ये जो वाई है ये जेड से जुड़ जाएगी। जेड से कैसे जुड़ जाएगी, जैसे ही घूम जाएगी तो खुद वाई बन जाएगी। भाई एक्सिस, अगर एक एटम की कोई एक्सिस है तो दूसरे की भी तो वही एक्सिस होगी। अगर एक में एक्स आपने ऐसे माना है तो दूसरे में भी ऐसे ही होगा, या अलग ले लोगे, एक का एक्स ऐसे है दूसरे का ऐसे, दोनों को जोड़ दोगे। अरे जब एक्स एक्सिस ये मानी है तो दूसरी भी एक्स वही होगी, तो इसका मतलब वाई वाई से और जेड जेड से ओवरलैप करेगा, ये ध्यान रखना। तो इसी चीज को आपको यहां याद रखना।
तो पाई बॉन्ड में देखो, आप देख सकते हो ओवरलैप पार्ट कहाँ है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, साइड में है। और जानते हो ये दिखता कैसे है, पाई बॉन्ड ऐसे नहीं दिखता हमें, ये हमें कुछ ऐसे दिखता है, ऊपर नीचे ओवरलैप पार्ट होता है। अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूं कि ये हमें ओवरलैप के बाद कैसा दिखता है, ओवरलैप के बाद ये इस टाइप से बोलते हैं हम इसको, तो हम इसे सिंपल फॉर्म में कुछ ऐसे बना देते हैं कि ये ओवरलैप पार्ट है, ये ओवरलैप ऊपर और नीचे है, बीच में नहीं होता, तो ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या बनेगा, साइडवे ओवरलैप से। और कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे, एस कभी नहीं बनाएंगे, पी या डी, और पी और डी के भी कौन से ऑर्बिटल जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है वे बनाएंगे। अब आपको कि डी कैसे बनाता है, तो डी की ये कंडीशन है, देखो अगर हम यहाँ डी से पाई बनाना चाहें, ये मान लीजिए एक पी है और एक डी, डी में 4 लोब होते हैं, देखो ये डी है ये पी है, तो ये साइड से आपने ओवरलैप कर दिया, इसको कहा आपने पी डी, तो पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड 2 बनाएंगे, या तो पी या पी, पी और डी, समझ में। अब आता है डेल्टा बॉन्ड क्या है, भी हमें ये समझ में आ गया, सुन लो जरा, 2 ऑर्बिटल सामने से जुड़े तो सिग्मा बन गया, साइड से जुड़े बोलो पाई बन गया। अब ये कौन सी कंडीशन बची, ये कंडीशन ऐसे बची, मान लीजिए हमारे पास एक हैंड है, ये दूसरा हैंड है, एक हैंड दूसरे हैंड के ऊपर पूरी तरीके से आ जाए, तो सब जगह एक फिंगर दूसरी फिंगर के बिल्कुल ठीक सामने आ रही है, समझ लो जरा। मान लीजिए थंब है, थंब के सामने ठीक थंब, इसके सामने ये, इसके सामने ये, सारे एक दूसरे के सामने। तो इस टाइप से अगर ओवरलैपिंग सारे लोब एक दूसरे से जुड़ जाए, उसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो जरा ध्यान दो, अगर मैं डी ऑर्बिटल में दिखाऊं, मान लीजिए एक डी ऑर्बिटल है हमारा, 3D में दिखाना थोड़ा हार्ड पड़ता है ऐसे, ये एक डी ऑर्बिटल है, अब दूसरा डी भी बिल्कुल सेम आएगा इसके सामने, और क्या होगा, हर लोब के सामने एक लोब आएगा, इस लोब के सामने दूसरे का एक आया, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसको कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। चारों के चारों लोब ओवरलैप हो जाए, इफ ऑल लोब्स आर ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब मिलना, भाई ये ऊपर वाला दूसरे इससे मिल गया, साइड वाला इससे मिल गया, ये मिल गया, ये इधर वाला भी मिल गया, इसको डेल्टा बॉन्ड। अगर चारों लोब ओवरलैप होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। ये आपको तो डेल्टा बॉन्ड क्या है बोले, दे आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑल लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स के सारे ओवरलैप से ये बनता है। तो ये कभी कभी 1-2 बार जब ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम बनानी होती है, स्पेशली एडवांस वगैरह में, वहां पूछ लेते हैं बताइए डेल्टा बॉन्ड, तो बच्चे सोचते हैं बहुत सारे के डेल्टा है क्या, तो डेल्टा बॉन्ड स्पेशली वहां डी में। तो लिख सकते हो क्या लिखना है डेल्टा बॉन्ड में, तो ये तो बता दिया साइड में, और ये कहां होगा, इफ ऑल लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल, इफ all lobes of d orbital overlap with each other, overlap with each other, अगर सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए तो उससे क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड। अब प्रॉब्लम आएगी यहां, जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्लियर हो गया। आप बता सकते हो कि साइडवे से बनेगा पाई और एंड टू एंड से बनेगा सिग्मा, और अगर डी ऑर्बिटल के चारों लोब सामने से जुड़ जाए, चारों के चारों, भाई 4, मैं डी ऑर्बिटल को बनाने का सबसे आसान तरीका भी बोलता हूं, 4 बैलून लीजिए, जैसे कि आपको पता है रंग वगैरह के लिए यूज करते हैं हम, या बर्थडे वगैरह पे छोटे वाले, उन चारों में हवा भरी, जब से एयर भर दो तो चारों पता है कैसे दिखाई देंगे शुरू में, और उन्हें एक साथ बांध दीजिए ऐसे, एक दूसरे के सामने, ऐसे बांधना है कि वे एक दूसरे के सामने, तो बांध दिए चारों, तो एक डी ऑर्बिटल बन गया। ऐसे दूसरा बनाओ और सामने सारे के सारे, एक बैलून के सामने दूसरा, दूसरे के सामने दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चारों तरफ आ जाए, तो उसको अब हम कहेंगे डेल्टा। बोलो क्लियर। अब प्रॉब्लम आती है इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम आपकी जे की सिग्मा पाई नहीं, मेनली ये आती कि बताइए सिग्मा कहां बना, पाई कहां बना, वो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब मैं आगे बोलूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अगर इन दोनों बॉन्ड में हम ये देखें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन सा,
तो कैसे पता चलेगा? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बताएंगे? बोलो, सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कैसे बताना है? तो आपको याद रखना है, क्योंकि सिग्मा में सामने से ओवरलैपिंग है और न्यूक्लियस अलग है। देखो, एक न्यूक्लियस यहां है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां रिपल्सन कम है। और पाई में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस के बीच में खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है, देखो बीच में, बोला, तो न्यूक्लियस रिपेल करते हैं, तो यानी कि पाई बॉन्ड वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक। ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, सिग्मा में मोर ओवरलैपिंग होती है, ये बात याद। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई वीक होता है। अब आते हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड हम कैसे बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बता, ध्यान, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हम कैसे बताएंगे? तो याद रखना है, अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो वो सिर्फ सिग्मा है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा और दो पाई। याद रखना है, अगर कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर कहीं भी एटम के बीच में एक बॉन्ड है वो सिग्मा, दो है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, और अगर एक बॉन्ड है और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। अब प्रॉब्लम ये आती है, कभी भी दो एटम के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। समझो जरा क्यों। मान लीजिए मैं ये एक एटम दिखाता हूं और इधर मैंने दूसरा, इनमें मैक्सिमम तीन बॉन्ड बन सकते हैं बीच में, तीन से ज्यादा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? मान लीजिए इसको हमने जेड एक्सिस माना, समझाने दो, ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, अब बचे कौन से? वाई। वाई कहां होगी? ये हमने वाई एक्सिस मान ली, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा? ये दोनों एटम एक दूसरे के सामने से आएंगे। अब जब ये दोनों सामने से आएंगे तो मान लीजिए यहां कोई ऑर्बिटल था, या इस पर, तो ये ऑर्बिटल सामने से ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाया? बोलो, सिग्मा बॉन्ड। तो सामने से तो पहला बॉन्ड बना सिग्मा। अब यहां जो ऑर्बिटल है एक्स वाले, ये क्या करेंगे? ये जो एक्स वाले हैं, ये एक्स और ये एक्स एक दूसरे से क्या करेंगे? साइडवे ओवरलैपिंग, क्या बनाएंगे? पाई। और ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बच्चे सोचते हैं एक ऊपर पाई एक नीचे, नहीं, इस पूरे ओवरलैपिंग को एक पाई बोलते हैं, वन पाई। ऊपर और नीचे के ओवरलैपिंग को वन पाई। ये छोटे छोटे से डाउट चलते रहते हैं आपके दिमाग में, तो इन्हें थोड़ा सा सुन लिया कि कुछ बच्चे एक पाई ये बना एक नीचे, नहीं, ये पूरा ही एक साथ पाई। याद रखना, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह जुड़ जाए तब एक पाई। अब तीसरी बच रही है, तीसरे पे क्या होगा? तीसरे पे ये इसके जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैप करेंगे साइड से, तो बताइए दूसरा पाई बना। तो टोटल कितने बॉन्ड बना सकते हो? एक तो सामने से सिग्मा, एक ये साइड से पाई, एक ऐसे साइड से, तीन। अब फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए जगह ही नहीं, कहां से बनाओगे भाई? तीन एक्सिस थी, एक से एक बॉन्ड बना दिया, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, फोर्थ बॉन्ड नहीं बनता। तो मैक्सिमम तीन बॉन्ड होते हैं किसी भी एटम के बीच में, उनमें सिग्मा सिर्फ एक होगा, बाकी सब पाई। आगे बात समझ। तो अगर कहीं आपसे नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछे जाएं तो आप कैसे काउंट करोगे? जहां भी सिंगल बॉन्ड देखो वो सिर्फ सिग्मा है, डबल देखो एक सिग्मा एक पाई, और अगर तीन बॉन्ड देखो एक सिग्मा दो पाई, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो तो उसे सिग्मा। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है, फोर्थ बॉन्ड इधर से बना सकता है, फिफ्थ बॉन्ड इधर से बना सकता है, तो ये इधर से फोर्थ फिफ्थ बॉन्ड बना सकता है। जो जगह छुटी, सॉरी ये नहीं बनेगी, जो ऑर्बिटल छुटे, ये वाला हिस्सा छुटा, देखो ये दोनों लोब ओवरलैप होगी, ये भी, तो ये बच रहा है, तो ये एक एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन साइड में दूसरे एटम से, इनसे नहीं। ये ध्यान, तो समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं, बताइए यहां कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, यानी कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड,
अगर मैं नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछूं, मान लीजिए मैं आपके सामने बेंजीन लिख देता हूं। बेंजीन में क्या होता है, हर जगह कार्बन और एक एक एच है। अब आप देख सकते हो यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने। अब आपको पता है अगर आप सिग्मा और पाई गिन, ये पाई है, ये पाई, ये पाई, डबल वाले तो पाई और ये सारे सिग्मा है। बहुत आई है जेई मेंस में, नेट में, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इतनी आसान भी आती है, ऐसा नहीं है। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है बेंजीन, तो आपको पता है 3 पाई और कितने बोलो 12 सिग्मा बॉन्ड है। बोलो कोई, तो कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल लिखे आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां कितने सिग्मा पाई बॉन्ड। क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दो इस C के साथ। हाँ भाई, इस C के साथ 3 H, इस C के साथ 1 H है डबल बॉन्ड, फिर 1 H है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 H है। अब बताओ सिग्मा कौन से हैं, तो आपको पता है ये सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा। बता दो कभी, फिर बाद में मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँ आपको सिग्मा ही नहीं। और ये जो डबल वाले या ट्रिपल वाले हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई है, ये पाई, ये पाई। बताइए कितने सिग्मा कितने पाई, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 10 सिग्मा और 3 पाई। ध्यान से गिन लिया करो, कोई नहीं हो जाता। तो बताइए हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हाँ भाई, समझ में आ गया, कोई डाउट। सिग्मा पाई बॉन्ड बता सकते हैं। अब हम एक मेन टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, और उसका एक बहुत मेन पॉइंट है, फॉर कॉम्पिटिटिव बहुत मेन माना जाता है, तो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट, उसकी बहुत जरूरत हमें पड़ेगी। तो सिग्मा पाई क्लियर होगी। डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है, सिर्फ डी ऑर्बिटल्स। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड में अगर हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस क्या होता है वो हमें यहां समझना। देखो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस में आपको क्या करना है। अगर हम डिफरेंस समझना चाहें, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, देखो सबसे पहले तो इनकी अगर आपको मेनली अगर एकेडमिक में आए तब की जरूरत है, वरना नहीं। मेनली हमें थोड़ा सा 1-2 चीजों पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सबसे पहले तो दोनों की डिफाइन क्या है। डिफाइन ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना, ये साइड वे ओवरलैपिंग। साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब दूसरी कंडीशन, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग, ये वीक होता है। इसमें मोर ओवरलैपिंग होती है, इसमें लेस ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसमें कम। नेक्स्ट कंडीशन है लास्ट फोर्थ, ये बहुत मेन है, जरा इसे ध्यान से सुनो। इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल है अराउंड, ये ध्यान रखें, फ्री रोटेशन पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। इसमें नो फ्री रोटेशन, ये पॉइंट ही मुझे सिखाना है और कुछ। अब जरा सुनो, फ्री रोटेशन का मतलब क्या, एक एटम को रोक लीजिए दूसरे को घुमाइए तो इसमें फ्री रोटेशन हो जाता है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता। कैसे समझाऊं जरा, यहां देखो सभी बच्चे, पहले
यहां देखिए, मान लीजिए हमने इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रखा है सामने से। करना क्या है हमें, जरा ध्यान देना भाई। कोई भी बच्चा, कुछ बच्चे सोचते हैं हम ऐसे घुमा ले, नहीं, आपको एक को ही रोकना है। मान लीजिए ये था और एक ये था, हाँ भाई। फ्री रोटेशन कैसे है सुनो, एक ये था और एक ये, मान लीजिए इन दोनों के बीच में यहाँ ओवरलैपिंग हुई हुई है, ऐसे मान लीजिए। अब आपको एक को रोकना है और दूसरे को घुमाना है। तो ये बताइए, जब एक को रोककर दूसरे को घुमा रहे हैं, क्या बॉन्ड टूट रहा है? बोलो भाई, एक को रोक लिया, एक को तो रोक लिया, ये सामने से जुड़े और एक को घुमा रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? बॉन्ड तो अब भी बना हुआ है, बोलो। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन पॉसिबल। और फ्री रोटेशन से जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, वहां कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, जो जेई मेंस और एडवांस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्फर्मर्स और नीट के इथेन के कितने कन्फर्मर्स हैं। तो इथेन मॉलिक्यूल में यही होता है, एक कार्बन रुक जाता है और दूसरे को हम घुमाते हैं, और घुमाने से देखते हैं एटम कहां जा रहे हैं। तो उस एटम का स्पेस में रोटेशन, यानी कह सकते हैं पोजीशन बदलना, कन्फर्मर्स कहलाता है। ये किस बेस पर? सिंगल बॉन्ड के घूमने पर। तो ये इनके, मुझे आपको यहाँ यही समझाना है कि सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन पॉसिबल। अब आते हैं पाई बॉन्ड। अगर हम यहाँ पाई बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बोलो? पाई बॉन्ड ऐसे बने। अब क्या करना है, देखो, एक को यहां रोकिए, देखो ये और ये ऐसे साइड से जुड़ जाओ, बन गया पाई। अब क्या करेंगे बोलो हम? हाँ भाई, पाई बन गया। एक को रोकना है, एक को घुमाना, एक को रोकना है, एक को घुमाना, घुमाते ही पाई बॉन्ड टूट गया। नहीं, फिर कब बनेगा? पूरा 180 घूमने, बीच में नहीं बनेगा। बीच में सारी फॉर्म कैसी है? विदाउट बॉन्ड की। तो इसका मतलब इस पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं। अब कुछ बच्चों के जहन में आता है, सर हम ऐसे ही क्यों घुमाए? मान लीजिए सामने से थे, हम ऐसे ही क्यों घुमाए? ऐसे एक को साइड, अगर हम ऐसे घुमाए, अरे ऐसे घुमाने पे तो बॉन्ड खुद तोड़ रहे हो। अगर ऐसे घुमाओगे तो बॉन्ड टूट गया, अलग हो गया, फिर यहाँ के जुड़े। तो ऐसे नहीं करना, हमें रोटेट करना है, जैसे है वे वहीं रहे, बस एक को ऐसे रोटेट कर, ऐसे यहाँ है, जैसे ये है, ये तो ऐसे रहे। अब ऐसे नहीं कि ऐसे घुमाएंगे, यहाँ नहीं, एक को बस वही घुमाना है, उसी कंडीशन में, जैसे यहाँ आप ऐसे घुमा रहे थे, यहाँ भी आप ऐसे। तो पाई बॉन्ड पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और पाई बॉन्ड पे रोटेशन की वजह से बनते हैं सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसी में आएगा, आगे भी पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाई बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं, क्योंकि वो पूरा 180 घूम के बनता है। और सिग्मा बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड पे फ्री रोटेशन नहीं होता। ये सभी बच्चे ध्यान। तो बोलो सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर हो गया। अब हम इसे रिलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। कोई डाउट इसमें बता दो। सिग्मा क्या है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सामने से जो बॉन्ड बना, और पाई बॉन्ड साइडवे ओवरलैपिंग से, उसे पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैंने आपको जैसे ज्योमेट्री कराई थी, तो उन ज्योमेट्री में ध्यान दें, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्री कराई थी, तो उन ज्योमेट्री में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताते हो। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स निकालो। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं हम? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद है गोरंगी, या भूल गए? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग में किन्हें गिनना था? HFCl और फिर उसके बाद माइनस चार्ज। तो इससे आप एक्स निकाल लेते। एक्स से क्या आ जाता था? हाइब्रिडाइजेशन। X2 आ गया sp, X3 आ गया sp2, X4 आ गया sp3, X5 आ गया sp3d। अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड से भी बता सकते हैं कैसे। ये वैल्यू ऑफ x हाइब्रिडाइजेशन ऑन, ये ध्यान रखना, ऑन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑन एटम। अगर आपको कभी एटम पे हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, तो अब आप x, दूसरा तरीका भी है, क्या करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आपको वहां सिग्मा बॉन्ड देखने हैं कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ, एक तो आप वहां क्या देखोगे? सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, वहां लोन पेयर कितने। अगर हम इन दोनों का सम करें
इससे भी आप क्या बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि एक दूसरा तरीका आ गया। जब हमें स्ट्रक्चर बताया तो क्यों फॉर्मूलों पे जाए, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसी का यूज करना। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करोगे इसी का यूज करना है, ये बात याद रखना। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आसान है क्योंकि उस पर एक्स नहीं निकल पाता, पता चला उसने C4 दे दिया, अब आप कार्बन के 4 एटम ऐसा मत करो, तो स्ट्रक्चर बनाओ, सिग्मा पाई बॉन्ड गिनो उससे। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए 2 sp, एक्स अगर 3 आ जाए sp2, एक्स अगर 4 आ जाए, ऐसे ही आप आगे भी बढ़ सकते। तो आपसे कभी भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए एटम पे तो आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, पाई का यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। याद, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बात याद रखिए। समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां ये बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना CH2, ये है कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन बताइए कार्बन। आपको क्या गिनना है, सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक और एक 2, और एक लोन पेयर है, तो कितने हैं 3, और 3 आने का मतलब क्या है बोलो, ये sp2। क्लियर? अब जरा बताना CHH हाइब्रिडाइजेशन, बोलो हाइब्रिडाइजेशन। आपको क्या गिनना है, क्या बताया मैंने, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, लोन पेयर कोई नहीं, तो सिर्फ 2 हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp, ये भी कार्बन और हाइब्रिडाइजेशन sp है, बहुत पूछी गई है, दोनों कार्बन। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इस वजह से हुआ जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो वो पेयर होती है, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ अनपेयर्ड है, लोन पेयर नहीं, वहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। तो पेयर को लोन पेयर कहते हैं, अकेले को अनपेयर्ड कहते हैं, तो इसमें अनपेयर्ड है। तो ये कार्बन की 2 फॉर्म है, ऊपर वाली का नाम होता है सिंगलेट कार्बन, इसका पूरा नाम है सिंगलेट कार्बन, और ये होता है ट्रिपलेट कार्बन। आपको ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे आया, तो एक्चुअली हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं टोटल स्पिन का। देखो यहां से हम सेकंड चैप्टर में जा रहे हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सुन लीजिए, ये सिंगलेट ट्रिपलेट समझाना चाह रहा हूं, तो ये तो ध्यान रहेगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन तो समझ में आ गया। अब देखो इस टाइप से भी याद रखना, सुन लो जरा। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ सिंगलेट और ट्रिपलेट, एक्चुअली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें कभी भी टोटल स्पिन बतानी हो तो टोटल स्पिन का एक फॉर्मूला होता है 2s+1 होता है। अगर किसी की टोटल स्पिन आपको बतानी है तो 2s+1, ये s क्या है, वेयर s है स्पिन क्वांटम नंबर, या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड चैप्टर तो पढ़ा होगा भाई, क्या था हमने पढ़ा था कि कहीं एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पिन 1/2, अगर वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए स्पिन -1/2, तो यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने पढ़ रखी। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन +1/2, दूसरे की भी +1/2। अगर अलग अलग हैं वे तो स्पिन सेम, और एक ही ऑर्बिटल में है तो एक की प्लस एक की माइनस। तो बताइए यहाँ देख के बोलो, यहाँ टोटल स्पिन कितनी, एस की वैल्यू बोलो इसे, आप बोलो ना, देखो लिखा तो है दोनों एक साथ, तो कितनी है स्पिन, 0। भाई टोटल स्पिन कितनी मानेंगे हम, बोलो यहाँ, अगर दोनों एक साथ है, यहाँ देखो भाई दोनों एक ही ऑर्बिटल में है, अगर मैं स्पिन पूछूं एस की वैल्यू +1/2 -1/2, इट मीन्स 0। और दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर एक यहाँ है एक यहाँ, स्पिन बताओ प्लस। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसमें अगर मैं स्पिन, ये अलग अलग हैं तो हाफ और हाफ, टोटल स्पिन कितनी हुई 1। तो फॉर्मूले में पुट करो, खुद समझ में आएगा। अगर 1 आ जाए वैल्यू तो सिंगलेट, 3 आ जाए तो ट्रिपलेट। बोलो ऊपर वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, जब एक साथ है टोटल स्पिन 0, तो एस की जगह में 0 पुट करो, 2 × 0 + 1, वैल्यू कितनी आई 1, तो इसको कहते हैं सिंगलेट कार्बन। फिर यहां देखो
यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो कितना लेंगे बोलो, बोलो हाफ और हाफ, तो कंडीशन कितना हो गया, टोटल स्पिन 1, और 1 पुट करें 2 × 1 + 1 3, तो ट्रिपलेट। इनके नाम सिंगलेट ट्रिपलेट किस वजह से, इनकी स्पिन कितनी। तो एक टोटल स्पिन का फॉर्मूला है, लिखना चाहो साइड में लिख लीजिए, आगे भी आएगा लेकिन अच्छा है अब भी लिख, समझ में आ गया भाई। तो अब बताइए, अगर आपसे कभी कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो आराम से बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन किसी की भी। क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन में, दो तरीके हैं, या तो एक्स की वैल्यू से या सिग्मा और लोन पेयर। पाई बॉन्ड नहीं गिनना, क्यों नहीं गिनना, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन कराने वाला हूं, सिर्फ सुनना है समझना है, क्योंकि निकालना तो आता है, ये पहले से पता है। हाँ, 2 एक्सेप्शन मैं आपको लिखा दूं, बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सेप्शनल केस। एक तो NO2 में हाइब्रिडाइजेशन, NO2 में, और ClO2, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बताना जरा। NO2 में x कितना आया, खुद सोच के बोलो फॉर्मूले से, x 2.5। अब 2.5 का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब सुनो, 2.5 का मतलब है 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 बॉन्ड पूरे हैं और एक आधा, आधे का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड से आता है, तो कितना होना चाहिए था, sp, लेकिन ये sp2 होता है, याद रखो। और स्ट्रक्चर इसकी ऐसे आती है बैंड से, याद रखो NO2। क्यों आया, मैं फिर कह रहा हूं, ये ओड इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका होता है, तो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होता है, ये एक्सेप्शनल केस। ऐसे ClO2, इसका अगर आप x निकालोगे 3.5 आता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp3, लेकिन ये भी sp2 होता। इसमें जो क्लोरीन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वो डीलोकलाइज होता रहता है, यानी कि वो अपनी लोकेशन बदलता रहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलता रहता है, कभी O के साथ बॉन्डिंग में चला जाता है या कभी इधर चला जाता है, ऑर्बिटल जगह बदलता रहता है। इस वजह से ये क्या होता है बोलो, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रुकता ही नहीं। तो स्पेशली आपको याद रखना है कि ये डाइमर नहीं बनाता, या ये कह सकते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, क्योंकि इसका ओड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, इट्स ओड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब सुन लो भाई जरा, डीलोकलाइज का मतलब है लोकेशन बदलते रहना, तो ये अपनी लोकेशन बदलते रहता है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये आपने समझ लिया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन। वह हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो सुन लीजिए, है क्या कर चुके भाई। इसका ओड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, ऊपर वाले का फिक्स होता है, रुका रहता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रुका रहता है और ये डीलोकलाइज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं, पहले ये सुन लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन ये बायोलॉजिकल टर्म्स, ये बायोलॉजिकल टर्म्स आते क्यों हैं, या हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की डिटेल स्टडी करते हैं, तो वहां देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बॉन्ड अलग अलग साइज के हैं, लेकिन जब एक्सरे स्टडी करते हैं तो बॉन्ड सेम आते हैं। तो ये बॉन्ड सेम क्यों है जबकि होने वे डिफरेंट चाहिए, उन्हें समझाने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन डेवलप किया गया। मैं एग्जांपल से समझा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं हमारे पास BeCl2 है, इसमें बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 2। अभी आपने कंडीशन समझी, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, जो सिंगली फिल्ड होते हैं। तो हम पहले सबसे पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड करें, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2s से निकलकर 2p में चला जाता है, 2p खाली पड़ी हुई है इसके पास। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, एक s में और एक p में।
एक क्या करेगा, एक क्लोरीन से ओवरलैप करेगा और एक दूसरे से करेगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनेंगे। अब अगर हम इस बॉन्ड की स्टडी करने लगे तो देखिए बेरिलियम का एक तो s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, किसके, क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ, ये क्लोरीन है और ये s ऑर्बिटल है 2s ऑफ बेरिलियम। दूसरा बेरिलियम का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ये 2p ऑर्बिटल है बेरिलियम का, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये बताइए अगर मैं अब आपसे ये कहता हूं कि बेरिलियम का एक तो है 2s ऑर्बिटल और एक बेरिलियम का 2p ऑर्बिटल, दोनों क्लोरीन से ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आएगी या डिफरेंट? तो सोचो s ऑर्बिटल स्मॉलर इन साइज है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और p ऑर्बिटल बड़ा है बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सरे स्टडी की जाती है तो ये पाया जाता है दोनों ऑर्बिटल यानी कि दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो अब आता है वो कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसे ही समझाया था हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना, 2-3 पॉइंट है बस, कि जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम के जो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल हैं, ध्यान से सुन लीजिए, एटम के जो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल क्या कहा मैंने, जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उस टाइम पर एटम के जो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल हैं दे लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान खो देते हैं, एंड मिक्स हो जाते हैं और न्यू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल बनाते हैं। जो न्यू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल बनाते हैं यानी कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और मिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये जो न्यू ऑर्बिटल बने हैं, सुन लीजिए, ये जो न्यू ऑर्बिटल बने हैं, ये न्यू ऑर्बिटल जो यहां बने इन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो न्यू ऑर्बिटल यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऑर्बिटल देखे जाते हैं तो उसके खुद के ऑर्बिट यानी कि उसके ऑर्बिटल अपनी पहचान लॉस कर देते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप के होते हैं, याद रखना, और सेम साइज के होते हैं, और सारे के सारे डंबल होते हैं, सारे के सारे डंबल होते हैं। कैसा डंबल, जिसका एक लोब बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है, यानी कि p ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ही फर्क है, p ऑर्बिटल के दोनों लोब सेम होते हैं और हाइब्रिड का एक बड़ा होता है एक छोटा लोब। तो याद रखना है, और जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे सारों के सारे सेम। आज सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल किन्हें कहते हैं, जो सेम सेल से बिलोंग करते हैं, यानी कि सेम सेल के। सेम सेल कैसे, मान लीजिए 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, तो सेम सेल के होने चाहिए। ऑर्बिटल अलग साइज के होंगे, अलग शेप के होंगे, लेकिन सेल सेम होनी चाहिए। तो सेम सेल से बिलोंग करते हैं, वे मिक्स होते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल लेंथ और इक्वल साइज के होते हैं या इक्वल शेप के होते हैं, और सारे डंबल, एक लोब बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, और न्यूक्लियस यहां होता है। मैं फिर कह रहा हूं न्यूक्लियस इन दोनों के जॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो ये बात क्लियर होगी। अब प्रॉब्लम आती जब ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, वे सारे के सारे एक ही एटम के होते हैं, अलग नहीं। मान लीजिए अगर हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन पे निकाला है तो उन नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन के ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन के साथ जो एटम जुड़ा है उसके ऑर्बिटल नहीं होते। तो ऑर्बिटल हमेशा उसी के होते हैं जिसके पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल। तो सेम एटम के होंगे, सिमिलर एनर्जी होंगे, ये ध्यान रखना। अब नए जो ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सुनते रहो, ये कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। अगर 2 मिक्स होंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे।
3 मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम आती है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं? जो सिंगली फील्ड होते हैं वे यूज होते हैं, यहां तक कि लोन पेयर कंटेनिंग भी यूज होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड वाले कभी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? पाई बॉन्ड बनता है साइडवे ओवरलैपिंग। बोलो भाई, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? जब साइडवे ओवरलैपिंग होगा या नहीं? बोलो बोलो, जब साइडवे ओवरलैपिंग होगा तब पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? अब अगर मैं कहने लगूं हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइडवे ओवरलैपिंग कराओ, कोई करा सकता हो तो बता दो। बड़ा लोब तो कर सकता है, छोटे कैसे करें? तो ये एक तरफ से ओवरलैपिंग कर सकता है, और एक तरफ से अगर करेगा तो फिर ये ऐसे ही क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ ये रिपल्सन है, और रिपल्सन की वजह से फिर ये ऐसे नहीं ओवरलैप करेगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन मिनिमम है, यहाँ रिपल्सन मैक्सिमम। तो इसके मतलब ये तो सिग्मा ही बनाएगा, पाई बना ही नहीं सकता। तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होते, ये ध्यान। तो समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन क्यों डेवलप किया गया? कि जब एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम की वैलेंस सेल के ऑर्बिटल मिक्स होकर न्यू और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं, उन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये दें, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके इक्वल हैं? जितने ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, या तो सिंगली फील्ड वाले या लोन पेयर वाले। पाई बॉन्ड वाले कभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। याद रखना है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। मान लीजिए कहीं 3 है तो तीनों की सेम, ये चीज। 5 है तो पांचों की सेम। उनकी जो एटम यूज हुए हैं, सॉरी जो ऑर्बिटल उन्हें बनाने में यूज है, उनके अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई पहचान नहीं, सारे हमेशा ऐसे। अब आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करें तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बस क्या है? जैसे पहला है sp, सेकेंड है sp2, थर्ड है sp3, 4 है sp3d, फिफ्थ है sp3d2, सिक्स्थ है sp3d3। तो अब हम इन्हें बोलते कैसे? बस बोलना ये, जब 1s और 1p ऑर्बिटल बिलोंग टू सेम सेल ऑफ सेम एटम, सेम एटम होना चाहिए और सेम सेल होनी चाहिए। तो जब एक s और एक p मिक्स होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2, और उनका नाम होगा sp, और वे हमेशा सामने ऐसे आएंगे, एक ऐसे बना, दूसरा इसके सामने, बस। तो ये हाइब्रिड। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं क्या कंडीशन हो, एक s 2p मिक्स हो जाए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। वे 3 उसी शेप में होंगे जो आपने पहले सीखी है, 3 में जो बनती है। शेप में अलग कोई कंडीशन नहीं है। तो बोलिए यहां तक कर सकते हो, कोई दिक्कत? हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अगर आप बुकलेट के हिसाब से भी देखो तो यहां तक के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। ये पेज नंबर 51 में। अब नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको कुछ मॉलिक्यूल बताने हैं, तो मैं ये कहता हूं, देखो ये लर्निंग पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान दें। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन स्पेसिफिक स्टेट। तो ये याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से आयंस में, ये लर्निंग पॉइंट है। PCl5 सॉलिड 2 फॉर्म में मिलता है, PCl4 और PCl6, और दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग। PBr5 सॉलिड, PBr4 और Br निगेटिव, XCF4 F6, XCF5 और F निगेटिव। ये लर्न करने हैं, मतलब कैसे आएगा ये पूछा जाएगा प्रॉब्लम। बताइए PCl5 आयनिक सॉलिड है तो उसके आयंस क्या है? तो PCl5 में आपको याद रखना है 2 आयंस होते हैं जब सॉलिड स्टेट में है, एक PCl4 पॉजिटिव और एक PCl6 नेगेटिव, ऐसे याद रखो। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं कि PCl5 आयनिक सॉलिड है, इसके केटायन में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो X से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये लर्न करने ऐसे दे रखा है। N2O5, इसमें 2 हैं, देखो इसमें एक 4 छुट रहा है, N2O5 को ठीक कर लेना। N2O5 में क्या है? सॉलिड में इसमें 2 आयंस होते हैं, इसमें गलती हो रही है टाइपिंग में, उसे सही कर लो। इसमें एक तो NO2 पॉजिटिव होता है, एक NO3 निगेटिव। तो पॉजिटिव नहीं लग रहा, वो पॉजिटिव लगा दो।
दूसरा I2Cl6, इसमें दो हैं, ICl2 पॉजिटिव, ICl4 निगेटिव। फिर है Cl2O6, ClO2 पॉजिटिव, ClO4 निगेटिव। I2 मेल्ट स्टेट में दो स्पीसीज होती हैं, I3 पॉजिटिव और I3 निगेटिव।